वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज होगा वैदिक सभ्यता से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले तत्व होंगे, 2-3 पार्ट जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। भाई वैदिक सभ्यता इतना छोटा भी नहीं है, तो एक पार्ट में तो आपका कवर नहीं हो पाएगा। आप इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज से आपका स्टार्ट हो गया वैदिक सभ्यता यानी कि ग्रामीण सभ्यता। वैसे तो टीजीटी के लिए वैदिक सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आते, फिर भी आप टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं तो आप उसको पूरा देख लीजिएगा, रिस्क ना लीजिए एक आध क्वेश्चन पे। देन पीजीटी में क्वेश्चन समथिंग 2-3 क्वेश्चन पीजीटी में पूछ सकते हैं। और एलटी वाले बच्चे ये ना सोचें कि हमको भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलटी वाले बच्चे सारे तत्व देख ले, बिकॉज एलटी की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। टीजीटी और पीजीटी में फिर भी एक लिमिट है, एलटी में आपका सब कुछ आएगा। एलटी में आपका जो जीके का पार्ट होता है 30 नंबर का, उसमें वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन उसमें पुटअप कर सकता है। देन जो आपका क्या कहते हैं कला से है उसमें तो है ही। सो गाइस कम टू द पॉइंट, देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हम लोग का रेडी हो चुका है, और देन अब वैदिक सभ्यता कैसे स्टार्ट हुआ है। लेट रिमाइंड कर लीजिए सिलेबस को, क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है, किस किस पे हम लोग की चर्चा हो चुकी है और किस किस पे हम लोग की चर्चा होने वाली है। हम लोग ने पढ़ा था प्रागैतिहासिकल, यू शुड राइट प्लीज। आप इसको राइट करते रहिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जब तक हम लोग एक सिलेबस को बार बार बीच में देख लेते हैं, हम लोग को पता है तो एटलीस्ट हम लोग का इतना हम लोग का रेडी हो चुका। इसलिए आप एक रिमाइंडर समझ के इसको नोट करते रहिए फटाफट। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके। प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या आया था हम लोग का, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल। क्योंकि मानव उस टाइम असभ्य तथा बर्बर था, उसको हर एक चीज़ की जानकारी नहीं थी। वो एक तरीके से माइंड से पूरा नील था, ये समझ लीजिए। तो वो क्या करेगा अपने बचाव के लिए पत्थर का उपयोग करेगा, जानवरों से बचाव के लिए पत्थर का उपयोग करता था। देन पत्थरों के वो औजार बना लेता था, जिस तरीके से उसको कंफर्टेबल लगता उसी तरीके से वो औजार बना लेता। जितनी उसकी समझ थी, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, पत्थरों के वो औजार बनाया करता था। पाषाण काल तो आप समझ गए, पाषाण काल किसको कहते हैं। पाषाण काल के अंदर क्या आता है पूरा आप नोट करते जाइए, मैं साइड में नोट कर लीजिए आप। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, देन नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपने क्या देखा, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। कैसे पत्थर के औजार बनाता था, मानव असभ्य तथा बर्बर था, इसी तरीके से विकास तब तक रहा। मध्य पाषाण, देखिए मैंने सारे पूरा पाषाण काल के आपके पॉइंट सारे करा दिए हैं। ज़्यादा इस पर डिस्कस टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज हम लोग को वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। वैसे काम तो आपका सारा खुद का है ये, बट फिर भी रिमाइंड करा दे रही हूँ, क्योंकि आपसे खुद से कुछ नहीं हो पाता। आई थिंक खुद से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको तो बस पका पकाया मिल जाए। आई होप कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है आपको पढ़ना। मध्य पाषाण काल में क्या आया था, सामूहिक तरीके से मानव समूह बनाकर मानव रहने लगा था। पशुओं को पालतू बनाने लगा था, यानी कि पालने लगा था। आपको मैंने डिस्कस करा दिया था मध्य पाषाण काल में। उसको मिट्टी की जानकारी हो गई थी, मिट्टी के वो बर्तन खुद से बनाने लगा था। मिट्टी के बर्तन वो खुद बनाने लगा। नव पाषाण काल में इतना मानव का विकास हुआ था, और भी बहुत से पॉइंट से आप करा चुके हैं। नव पाषाण काल में क्या हुआ था, नव पाषाण काल में गांव बने थे। ओके, बस्ती बनाना शुरू कर दिया मानव ने, विकास बढ़ा। मानव का कृषि करने लगा था, खेती करने लगा था। अनाज पेट भरने के लिए खेती करने लगा था, और अनाज को स्टोर करने लगा था। व्यवस्थित तरीके से अनाज को स्टोर करने लगा था। और आग की जानकारी भी उसको हो गई थी। मिट्टी के जब वो बर्तन बना ले रहा था तो उसको आग की जानकारी हो गई, तो आग का उपयोग भी करना नव पाषाण काल में मानव सीख गया था। यानी कि पूरा पाषाण से लेके नव पाषाण काल में मानव का इतना विकास हो गया था। और आगे देखते हैं। फिर हम लोग ने ताम्र पाषाण से बनने वाले क्वेश्चन थे। ताम्र पाषाण कला हम लोगों ने पढ़ा। तांबे का उपयोग होने लगा था। ताम्र पाषाण तांबे का उपयोग मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। तांबे का यहाँ पे जानकारी हो गई थी मानव को। हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी कि प्रथम नगरीकरण। इसके बाद हम लोग की हड़प्पा सभ्यता में प्रथम नगरीकरण स्टार्ट हो गया था, यानी नगर नियोजन सभ्यता स्टार्ट, नगर बनने लगे थे और सड़कें होने लगी थी। सड़कें और जो नालियाँ थी वो समान थी। आपको मैंने सारे डिस्कस करा दी थी। हड़प्पा सभ्यता में कितना मानव आगे बढ़ा और कितना किस तरीके से विकास होता हुआ चला गया। अंडरस्टैंड। हड़प्पा सभ्यता की टाइमिंग देख लीजिए, 1500 BC हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। देन वैदिक संस्कृति हम लोगों को अब पढ़ना है, यानी कि ग्रामीण सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया तो वैदिक सभ्यता आई, यानी ग्रामीण सभ्यता फिर से आई हम लोगों की। ग्रामीण सभ्यता में हम लोगों का किस तरीके से पॉइंट होंगे वो हम लोग अब देखेंगे। 1500-600 BC मानी जाती है। इसमें हम लोग को ग्रामीण सभ्यता में क्या पढ़ना है, पूर्व वैदिक काल पढ़ना है, देन उत्तर वैदिक
कल हम लोग को पढ़ना है, इस पर कितने डिस्कस होगा, मतलब इस पर क्या क्या डिस्कस वो पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पे जैसे छूट गई, नवपाषाण काल के बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक कला के केंद्र पढ़े थे। प्रागैतिहासिक कला के केंद्र के अंदर हम लोग ने पढ़ा था जैसे कि मिर्ज़ापुर है, भीमबेटका है, होशंगाबाद है, रायगढ़ है, पंचमढ़ी है और बेल्लारी है, मतलब एडगल है। इस तरीके से हम लोग में केंद्र पढ़े थे। उसके अंदर से जो भी पॉइंट से जहाँ जहाँ से चित्त इंपॉर्टेंट आपके पाए गए वो सारे हम लोग ने कर लिए थे यहाँ पे डिस्कस। ये समझ लीजिए अगर पंचमढ़ी होगा तो पंचमढ़ी से मैक्सिमम आपको 10-20 क्वेश्चन आपको कराए गए। होशंगाबाद से, पंचमढ़ी, रायगढ़ सभी से 15-15, 20-20, 30-30 क्वेश्चन आपको करा दिए गए। और ये समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल से जितना इम्पोर्टेंट था आपको करा दिया गया। एक ही चीज़ से आपके क्वेश्चन सारे नहीं आ जाएंगे, बस इतना आप वो रखिए कि मेरे पास बहुत कंटेंट है, इसमें से मेरा सिलेबस कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए 125 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 125 नंबर में से अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी प्रागैतिहासिक काल से फंस रहे तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए। सो आज हम लोग देते हैं वैदिक सभ्यता यानी ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट हुई। सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य में वेदों पर जो आधारित होता है वही वैदिक साहित्य होता है। देखिए समझिए बात को, वैदिक साहित्य में वेदों पर जो आधारित होता है वही क्या होता है, वैदिक साहित्य होता है। अंडरस्टैंड। देखिए वैदिक साहित्य में वेद होते हैं, ब्राह्मण है, आर्यक है, उपनिषद है। क्या है वैदिक साहित्य में, वेद हैं, ब्राह्मण है, आर्यक है, उपनिषद आता है। आपसे ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैदिक साहित्य में जो वेद का क्रम बताइए, क्रम पूछ देगा आपसे, वेद लिख देगा, आर्यक लिख देगा, उपनिषद लिख देगा, ब्राह्मण लास्ट में लिख देगा। तो आप इसका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्रम याद, पहले वेद आता है, फिर ब्राह्मण आता है, फिर आर्यक आता है, फिर उपनिषद आता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए वैदिक साहित्य 4 हैं। क्या है, वैदिक साहित्य कितने हैं, 4 है। आपसे संख्याएं पूछी जा सकती है ओनली, वैदिक साहित्य कितने हैं इनमें से, तो वैदिक साहित्य 4 पे आप टिक करेंगे। किस प्रकार है, सीक्वेंस इसका भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो आप इसका है जिसमें कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आसाम पूछा जा सकता है। वैदिक साहित्य में कृष्ण हयापन व्यास हंसिता के संकल्प करता है। क्या है, वैदिक साहित्य में कृष्ण हयापन व्यास क्या है, व्यापन व्यास क्या है, हंसिता के संकल्प करता है। वैदिक साहित्य में कृष्ण हयापन व्यास क्या है, हंसिता के संकल्प करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जा सकता है, वैदिक साहित्य में कृष्ण व्यापन व्यास क्या है, आपसे क्वेश्चन दिया जा सकते, 2-4 ऑप्शन दिए जा सकते, क्या है, हंसिता के संकल्प करता है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। वैदिक हंसिताएं प्राचीनतम मानी जाती हैं। वैदिक हंसिताएं क्या मानी जाती हैं, प्राचीनतम मानी जाती हैं। क्या मानी जाती है, प्राचीनतम मानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इस प्रकार से, इनमें से क्या प्राचीनतम माना जाता है, तो आप कहें वैदिक हंसिताएं, और क्या मानी जाती है, प्राचीनतम मानी जाती है। 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन बनाना आप सीख जाइए, सब आ जाएगा। वेद क्या है, हंसिता है। आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, वेद क्या है, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, किसी भी 4 ऑप्शन दे दीजिए, क्या है, हंसिता है। वेद अपौषय है। क्या है, वेद क्या है, अपौषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेद क्या है, अपौषय है। ओके, वेद की भाषा क्या है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा पूछ देता है। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। क्या है, वेद की भाषा क्या है, संस्कृति है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, वेद की लिपि क्या है, वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि है। वेद की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं ये, एक आध क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। वेद स्तुति प्रधान है। वेद क्या है, स्तुति प्रधान है। देखिए वेदों से जितने बनने वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं करा दे। अगर आप थ्योरिकल पे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप पूरी थ्योरी एक बार किसी बुक से, मैंने आपको बताया था किस बुक से आपको थ्योरी पढ़नी, पूरी स्टडी कर लीजिए। देखिए टाइम आपके लिए कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ज़्यादा ही आपको डीप में जाना तो आराम से चले जाइएगा, बट आपका एक बार अपना पूरा सिलेबस पूरा फिनिश कर लीजिए। थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, एक चीज़ पढ़िए 10 बार पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों को समेटने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जितना भी इंटरेस्ट हो आपको वैदिक काल में हो, आराम से पढ़ते रहिए, पूरी लाइफ वैदिक काल पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर अभी आप
खाली वैदिक काल में ही घुस जाएंगे तो आगे आपका सब कुछ छूट जाए। एक बार आप पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर आराम से सब कुछ पढ़िएगा। फिलहाल जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसी प्रकार आने वाले हैं और यही आपके तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे बनने वाले क्या तत्व हैं। सामवेद जो है वो गायन प्रधान है। क्या है? सामवेद गायन प्रधान है। गायन प्रधान इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे सामवेद पर टिक करेंगे, सामवेद गायन प्रधान है। इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थवेद जादू टोना से संबंधित है। अर्थवेद किससे संबंधित है? तो जादू टोना वहाँ पे जिस ऑप्शन में होगा, अर्थवेद किससे संबंधित है? जादू टोना से अर्थवेद संबंधित है। भारत और विश्व का प्राचीन ग्रंथ का आपको ये पता ही होगा, प्राचीन ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये सभी को पता होता है, ये कॉमन चीज़ है। भारत और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन है आए या ना आए, आप इसको लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोई किसी वेद क्या है? सामवेद क्या है? गायन प्रधान है। ओके, अर्थवेद जादू टोना से संबंधित है। किससे अर्थवेद संबंधित है? जादू टोना संबंधित है। भारत और विश्व का, आपसे जरूरी नहीं आपसे एग्जाम में ही क्वेश्चन आए, भारत और विश्व का प्राचीन ग्रंथ किसी ने आपसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारत और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद पद में लिखा गया। ऋग्वेद किस में लिखा गया? ऋग्वेद जो है पद में लिखा गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ऐसे वैदिक काल से पूछ सकते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने आपसे संख्या दी जा सकती? 228 सूक्त ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 से 7 मंडल ऋग्वेद के पुराने मंडल है। इनमें से पुराने मंडल कौन से? क्वेश्चन आपसे ऐसे दिया जाता है ऋग्वेद में इसमें से कौन सा मंडल पुराना? आपसे 2 भी दिया जा सकता है। 2 से 7 मंडल जो हैं वो ऋग्वेद में पुराने मंडल हैं। अंडरस्टैंड? 8 से 9 मंडल को ऋग्वेद में लिखा गया है। 8 से जो 9 मंडल है उसको क्या है? ऋग्वेद में लिखा गया है। पुराने मंडल की संख्या आपको 2 से 7 बताई दी है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के भगवान के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के भगवान के बारे में बताया गया? 33 प्रकार के भगवान के बारे में बताया गया। 33, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में दूसरा मंडल का संबंध जो है गुस्मद भार्गव से है। किससे? ऋग्वेद में दूसरे मंडल का संबंध गुस्मद भार्गव से है। ओके, ऋग्वेद में तीसरे मंडल का संबंध किससे? विश्वामित्र से है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, दूसरे मंडल का संबंध किससे है, तीसरे मंडल का किससे है, 5वें का, 7वें का, 6ठे, इस तरीके से पूछा, आप उस पर टिक करते रहिए। विश्वामित्र का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र से है। विश्वामित्र का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र से है। ऋग्वेद में चौथे मंडल का संबंध किसका? वामदेव से है। अंगिश यानी कृषि से है। 5वें मंडल का संबंध किससे? अति से है। किससे है? अत्रि से है। 5वें मंडल का संबंध जो है अत्रि से है। अंडरस्टैंड? 6वें मंडल का संबंध भारद्वाज से है। ये ध्यान रखिएगा, 6वें मंडल का ऋग्वेद में किससे संबंधित है? भारद्वाज से है। 7वें मंडल का संबंध किससे? वशिष्ठ से है। वशिष्ठ से है। 7वें मंडल का संबंध किससे है? वशिष्ठ से। देखिए, इसको वरुण देवता नाम से भी बुलाते हैं। वरुण भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैंने लिखाया नहीं, फिर भी लिख लीजिए आप। 7वें का संबंध वशिष्ठ देन वरुण देवता भी कहते हैं। ओके, 9वें का संबंध किससे है? सोम देवता से है। किससे? 9वें का संबंध जो है सोम देवता से है। सोम देवता से। इसे सोम मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोम मंडल भी कहते हैं। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक हंसिताएं, ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद। ये सही क्रम पे वैदिक हंसिताएं, ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद। 2-4 पॉइंट आपके और रह गए, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आपका वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति है, ये 3 पार्ट में 3 वीडियो में कवर आपकी हो जाएगी, समथिंग कवर हो जाएगी। फटाफट नोट करिए। व्यास वेदों के संकलन करता है, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 हंसिताओं
संग्रह में व्यवस्थित किया। क्या है? व्यास वेदों के क्या है? संकलकर्ता है। ओके, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 हंसिताओं और कोष्टक में देख ली संग्रह में व्यवस्थित किया। ओके, अंडरस्टैंड। वेद ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनियों के सुनाए गए ज्ञान पर आधारित थे। क्या थे? वेद जो थे ब्रह्मा जी के जो द्वारा ऋषि मुनियों के ज्ञान सुनाए गए ज्ञान पर आधारित थे। वेदों की उपसंख्या कितनी होती है? 4 होती है, जैसे कि आपने आपको बता चुके हैं अभी। चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी कहते हैं। आप राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आपका जो है वेद से बनने वाले जो कुछ तत्व थे, वेद से बनने वाले आपके जो कुछ तत्व थे वही आपके फिनिश हुए हैं, ना कि आपका पूरा भी वैदिक सभ्यता फिनिश हुआ। सो हम लोग जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में पूरा वेद कवर करा दूंगी, ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाऊंगी। 3 पार्ट आप देख लीजिएगा, 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका वैदिक साहित्य सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, इसको कुछ भी बुला लीजिए। ये सारे जितने भी आपके यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है कि आपके जो भी आने वाले होंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। गाइस, वैदिक सभ्यता से आपके जितने ही बनने वाले जो आज के पार्ट्स में जो कुछ पार्ट्स कुछ तत्व आपके कवर हो चुके हैं, देन सेकंड एंड थर्ड पार्ट में वैदिक सभ्यता पूरी फिनिश कर दूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं घसीटूंगी। सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट, देखना ना भूलिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट जाइए, सारा प्रागैतिहासिक काल से पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी वीडियो पढ़ी है। आप अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से अपनी TT-PT को तैयारी को सफल बनाइए। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।